सो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विथ निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का एक और नया चैप्टर, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेनली ग्लोब के बारे में, अक्षांशों के बारे में और देशांतरों के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा आज का चैप्टर। चैप्टर 2 है दोस्तों, ये ज्योग्राफी का, क्लास 6 की ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक, सबसे पहले दोस्तों, वीडियो को पहले से लेकर आखिरी तक का जरूर देखिएगा। और दोस्तों दूसरी चीज ये फॉलो करिएगा, जितने भी सारे इसमें नोट्स आपको मिलेंगे, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इन्हें अब आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक हमारा ग्लोब, यानी कि दोस्तों ग्लोब क्या होती है, पहले हम ग्लोब को समझते हैं। ठीक है, ग्लोब जो है मतलब यानी कि दोस्तों पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर को दोस्तों जो ग्लोब के बारे में बता रहे हैं, ये मेन, ये विभिन्न आकार के होते हैं। दोस्तों, आपने ग्लोब तो देखे होंगे। आपने जो है दोस्तों, अब आपके स्कूल में होती है ग्लोब। ठीक है, विश्व का जो पूरा नक्शा है दोस्तों, आपने देखा होगा वो। और कुछ छोटे आकार के भी ग्लोब मिलते हैं दोस्तों, जो जो जेब में आ जाते हैं। उसमें पूरा वर्ल्ड का दोस्तों मैप होता है उस ग्लोब में। तो दोस्तों, वो छोटे वाले आकार के भी आते हैं, जो आपकी जेब में भी आसानी से आ सकते हैं। तो दोस्तों, ग्लोब में क्या होता है बेसिकली, ग्लोब पर हमें क्या दिखता है, देश दिखते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में जानकारी मिलती है ग्लोब पे हमें। इसके अलावा दोस्तों, महासागरों के बारे में और उनका जो सही आकार है, उनके बारे में दोस्तों हमें जानकारी मिलती है ग्लोब से। ठीक है, यानी ग्लोब में बेसिकली किन चीजों की जानकारी मिलती है दोस्तों, देशों, महाद्वीपों, महासागरों और उनके जो आकार हैं, करेक्ट, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, ग्लोब पर एक सुई जो कि झुकी हुई होती है, अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, ग्लोब पर एक क्या होती है, झुकी हुई एक सुई होती है, जो कि झुकी हुई अवस्था में मौजूद होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं अक्ष। ठीक है, इसमें दोस्तों अक्ष में दो बिंदु होते हैं, एक होता है आपका उत्तरी और एक होता है दक्षिणी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो समानांतर भागों में बांटती है, उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विषुवत वृत्त किसे कहा जाता है, तो विषुवत वृत्त दोस्तों एक काल्पनिक रेखा है, जो क्या करती है दोस्तों, ग्लोब को हमारी दो समानांतर भागों में बांट देती है, यानी कि दो समान भागों में बांट देती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, विषुवत वृत्तों से लेकर जो ध्रुवों तक स्थित सारे जो समानांतर वृत्त होते हैं, उन अक्षांशों को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों, समानांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों, विषुवत वृत्त जो है ये शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, यानी कि शून्य अंश अक्षांश जो होता है दोस्तों, उसे दर्शाती है क्या, विषुवत वृत्त। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों ग्लोब के कुछ पॉइंट, जिसमें हमने आपको समझाया ग्लोब क्या होता है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के बारे में डिटेल होती है, महाद्वीपों, महासागरों और देशों के बारे में। ठीक है, तो इन पॉइंट को दोस्तों जरूर आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, यानी कि महत्वपूर्ण अक्षांश कौन से हैं और समानांतर रेखाएं जो मौजूद हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, विषुवत वृत्त जो है दोस्तों, ये 0 डिग्री पे मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, उत्तरी ध्रुव में ये 90 डिग्री उत्तर में रहता है, और दक्षिणी ध्रुव की बात की जाए तो 90 डिग्री दक्षिण की ओर रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ अन्य समानांतर रेखाओं की बात की जाए, तो उसमें आती है दोस्तों हमारी पहली, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 डिग्री उत्तर में मौजूद है। यानी कि दोस्तों कर्क रेखा काफी पॉपुलर है दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में जो दोस्तों ये कर्क रेखा है 23 डिग्री उत्तर में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 30 डिग्री दक्षिण में मौजूद है। इसके अलावा विषुवत वृत्त जो है 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त है। इसके अलावा विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त मौजूद है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण अक्षांश और हमारे समानांतर रेखाएं, जिनके बारे में मैंने आपको शॉर्टली काफी अच्छी तरह सारी चीजें बता दी हैं। तो दोस्तों इनको नोट कर लीजिए। तो आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि दोस्तों पृथ्वी के जो ताप
के जो कटिबंध हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सर के सीधे ऊपर होता है। यानी कि दोस्तों कर्क रेखा है जो हमारी, और जो दोस्तों मकर रेखा है, इसके बीच के जो सभी अक्षांश हैं दोस्तों, उस पर क्या होता है, कभी कभी जो सूर्य होता है उसके हमारे सर के सीधे ऊपर रहता है। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली बेसिक सी बात है, अगर सूर्य की किरणें हमारे सर पे सीधे पड़ेंगे तिरछे के बजाय, तो दोस्तों गर्मी ज्यादा होगी, तो ऊष्मा होती है यहाँ। इसलिए इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो सभी अक्षांश मौजूद होते हैं, जहाँ सूर्य के तो वर्ष में एक बार सर के सीधे ऊपर सूर्य आता है और इससे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इन क्षेत्रों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों में मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय या समशीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र की विशेषता यह है कि गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान अधिक अंतर नहीं होता। यानी कि दोस्तों दूसरा हमारा आता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध वो वाला क्षेत्र है दोस्तों, हम इसे समशीतोष्ण कटिबंध भी कहते हैं। ये जो है दोस्तों उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस क्षेत्र की विशेषता यह है दोस्तों, ना यहाँ दोस्तों ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी होती है, तो यहाँ का जो मौसम होता है दोस्तों एक हिसाब से बैलेंस रहता है। बैलेंस रहने की वजह से दोस्तों यहाँ का मौसम काफी ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों दोनों गोलार्धों में 66.1 डिग्री से ध्रुवों तक यह कटिबंध स्थित है। यहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ हमेशा क्या होती है दोस्तों, बर्फ जमे रहती है। ठीक है, और जो सूरज की किरणें हैं, तिरछी किरणें, उनके कारण क्या होता है दोस्तों, तापमान में कमी आती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध और इसके अलावा उष्ण कटिबंध। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा देशांतर क्या है, यानी कि देशांतर है क्या, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देशांतर जो है दोस्तों, देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने का काम करती है। यानी कि दोस्तों देशांतर रेखाएं रेखाएं क्या करती हैं, उत्तर का जो हमारा ध्रुव है दोस्तों, उसे दक्षिण के ध्रुव से मिलाने का काम करती हैं। ठीक है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को आपस में मिलाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये जो देशांतर है दोस्तों, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से जीरो डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित की गई। यानी कि दोस्तों 22 अक्टूबर 1884 की डेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इस दिन क्या हुआ, वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों वाशिंगटन डीसी जो है दोस्तों, ये यूएसए की राजधानी है, कैपिटल है। वाशिंगटन यूएसए का एक शहर है बहुत बड़ा, अमेरिका का। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया 22 अक्टूबर 1884 को। इसमें क्या कहा गया कि लंदन के बीच की जो ग्रीनविच रेखा नामक स्थान है, वहां से क्या किया गया, जीरो डिग्री देशांतर इस रेखा को निर्धारित किया गया। ठीक है, देशांतरों की दोस्तों जो संख्या है वो टोटल 360 है। इसके अलावा दोस्तों सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, यानी कि पूरे वृत्ताकार आकार में नहीं होती हैं दोस्तों, ये अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य पर रेखा पर होती है। ठीक है, जिसकी दूरी कितनी है, 1 डिग्री बराबर 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दो देशांतरों के बीच की न्यूनतम दूरी ध्रुवों पर होती है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा जो है दोस्तों, भूमध्य रेखा एवं दूसरे अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पूरी देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिमी देशांतर में आता है, तो एक दिन घट जाएगा, उस एक दिन का लाभ हमें होगा। ठीक है दोस्तों, यदि पश्चिमी देशांतर से अंतर्राष्ट्रीय रेखा को पार यहाँ पर को रेखा को पार करके पूर्वी देशांतर पे जाता है, तो एक दिन बढ़ जाता है, तो उसे एक दिन की हानि होगी। ठीक है, तो ये देशांतरों का खेल है दोस्तों, यहाँ से अलग अलग तिथि रेखाएं बदलती रहती हैं। यह आपकी दिशाओं का खेल है पूरा, पूर्वी पश्चिमी इनका।
तो दोस्तों ये थे हमारे देशांतर, जो क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तर से दक्षिण ध्रुवों को आपस में मिलाती है। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना दोस्तों कि किस तरीके से वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन हुए थे, और भी कई सारी जानकारियां हमने दोस्तों जानी। तो दोस्तों आपने क्या करना है, इन पॉइंट को आप दोस्तों नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा देशांतर और समय, यानी कि समय और देशांतर क्या है। ठीक है, देशांतर तो हमने जान लिया। समय, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी और एवं दक्षिण ध्रुवों को मिलाने का काम करती हैं, इतना तो दोस्तों हमें पता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जीरो डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए 22 अक्टूबर 1884 वॉशिंगटन डीसी में ये सम्मेलन हुआ था। लंदन की ग्रीनविच रेखा से चीजें ली गई थी, ये भी जानकारी हमारे पास है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 तक का है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, इतना दोस्तों हमें पता है। ठीक है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। ठीक है दोस्तों, मध्याह्न रेखा है दोस्तों, वो किसी भी स्थान का या किसी देश का दोस्तों क्या करता है, समय को निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों ग्रीनविच देशांतर जो है, ग्रीनविच जो दोस्तों रेखा है, इससे दोस्तों हमें कई, हमने स्थान का मानक, हमने समय का मानक इससे ही निर्धारित किया है। ठीक है दोस्तों, ये रेखा जो है दोस्तों, जैसे जानते हैं कि इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। ठीक है, शून्य अंश देशांत स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों जो हम जिसका हिसाब लगाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, वो किससे लगाते हैं, वो ग्रीनविच रेखा से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों समय को मापने का सबसे अच्छा साधन हमारे पास क्या था, पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की गति। ठीक है, ये भी हमें समय का मापने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तरीके हैं। तो देशांतर और समय के बारे में आप जान ही गए होंगे दोस्तों, किस तरीके से समय हर कोई ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से लेता है अपना स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दोस्तों, हम मानक समय को क्यों मानते हैं, यानी कि दोस्तों जो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है, जो ये आपका ग्रीनविच वाला टाइम है, हम इसे क्यों मानते हैं आखिर। ठीक है, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय इलाहाबाद शहर से माना जाता है। यानी कि दोस्तों अगर हम भारत के केस में बात करें, तो भारत का जो मानक समय माना जाता है वो इलाहाबाद शहर से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ का जो मानक समय है वो इलाहाबाद शहर में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, यहाँ की जो भारतीय मानक समय IST की स्थापना हुई थी, इंडियन इंटरनेशनल या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, ये हुई थी दोस्तों 1 सितंबर 1947 को। इसके अलावा भारतीय मानक समय के लिए 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार माना गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। इसको हम समय का मानक समय माना गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इलाहाबाद जो है दोस्तों, यहीं से दोस्तों जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है उसे माना जाता है। यहाँ का एक रेखा है दोस्तों नैनी इलाहाबाद के पास, तो यहाँ से जो रेखा होकर गुजरती है दोस्तों, उसको ही हमने क्या माना है, समय का मानक माना है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय मानक समय IST तथा ग्रीनविच माध्य समय GMT में 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि दोस्तों जो ग्रीनविच रेखा का टाइम है उसमें और भारतीय जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, अर्थात ग्रीनविच पर सुबह 6 बजने पर भारत में 11:30 बज रहे होंगे। यानी कि दोस्तों ग्रीनविच से एक से आगे भी है, 5.5 घंटे का इनमें अंतर है। यानी कि दोस्तों जब ग्रीनविच की रेखा के अनुसार 6 बजे होते हैं, तो भारत में कितने बज रहे होते हैं, 5.5 घंटे एक्स्ट्रा, यानी कि 11:30 दोपहर के। ठीक है, प्रत्येक देशांतर के अंतर पर 4 मिनट का अंतर हो जाता है। मानक समय वह समय है जो किसी देश के विस्तृत भूभाग के लोगों की व्यवहार के लिए स्वीकृत होता है। यानी कि दोस्तों मानक समय वो वाला समय है जो देश के विस्तृत भूभाग के लोगों का जो व्यवहार है उसके लिए स्वीकृत होता है। और जो हमारा मानक समय दोस्तों है वो है GMT से लिया हुआ, यानी कि ग्रीनविच रेखा से, जो कि इंग्लैंड से लिया हुआ है। और भारत का अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है दोस्तों, ये इलाहाबाद से
माना जाता है, इसको वहाँ से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों चैप्टर में बस इतना ही था। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर समझ में आया होगा, और दोस्तों आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। तो सॉरी दोस्तों, एक पॉइंट और बचा है। तो स्वीकृत मानक के आगे उत्तर के लिए स्थानीय माध्य समय होता है। हमारे अपने स्थानों के स्थानीय समय कहलाते हैं। इनसे हमारी समय संबंधी स्थानीय आवश्यकताएं तो पूर्ण की जाती हैं, किंतु ये अन्य स्थानों के लिए भी उपयोगी नहीं होते, इसलिए मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि दोस्तों अगर हम अपने स्थानीय चीजों को भी यूज कर ले तो वो भी अपूर्ण रहती हैं, क्योंकि दोस्तों जो मानक समय है दोस्तों, उसकी हमें काफी ज्यादा नीड रहती है समय का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इतना ही था वीडियो में, फिर अब हम मिलेंगे दोस्तों अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, और चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।